सो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे नीट के एस्पायरेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और आज का जो लेक्चर है वो होगा पैकिंग ऑफ डीएनए। चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट में इसका अच्छा खासा वेटेज है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कंसेप्ट भरे पड़े हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए आज इसका सेकेंड डे है। कल का एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले कल का जो लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिए। कल के वीडियो में हमने स्ट्रक्चर समझा था डीएनए का। देखो भैया, डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होंगे, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है, मतलब कि वो किसी चीज से मिलके बना है। अब जिससे मिलके बना है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। उसी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर उसके बाद हमने समझा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है राइबो शुगर, एक होता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और एक होता है फोस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक होता है डिओक्सीराइबोस, एक होता है राइबोस शुगर। डिओक्सीराइबोस में जो सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन पे OH नहीं होता, वो डिऑक्सी हो जाता है। वहीं राइबोस शुगर की बात करें तो वहां पे सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेस है दो तरीके के थे। एक था प्यूरिन, जिसमें आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और एक होते हैं पिरिमिडिन, जिसमें आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो पांच नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़े थे, जिसमें से साइटोसिन, जो पिरिमिडिन में साइटोसिन है, दैट इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। लेकिन पंगा कहां फंसता है? पंगा फंसता है कहां पे? यूरासिल और थाइमिन के बीच में। थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। इसी तरह हमने कल पूरा लेक्चर तैयार किया था। हमने ये देखा था कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जाके जुड़ता है, राइबोस शुगर से जाके जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। हमने सबके न्यूक्लियोसाइड के नाम भी देखे थे। फिर फाइनली जब उस न्यूक्लियोसाइड में फोस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से कैसे जोड़ते हैं, और फिर हमने एक स्ट्रैंड पूरी तैयार की थी। आप कल का लेक्चर जरूर जाके देखिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए में। ठीक है। पैकिंग ऑफ डीएनए में बढ़ते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, कल के लेक्चर से हमने इतना चीज सीख लिया था कि एक पिच में, एक डीएनए हेलिक्स की पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो कितने होते हैं? टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। इस चीज को मैं फिर से एक बार समझा दूं यहां पे। देखिए, अगर आपके पास इस तरह से एक डीएनए है, ठीक है, यहां पे आपके पास अगर इस तरह से एक डीएनए है तो इस तरह से आपके पास 10 बेस पेयर्स होंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और एक ऊपर बना देते हैं 10। ये एक पिच कहलाता है। दिस इज व्हाट? वन वन पिच। ठीक है। और इसकी लेंथ क्या बताई थी बच्चों मैंने? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। और इसके साथ ही दो कंजिगेटिव टू कंजिगेटिव बेस पेयर के बीच में क्या डिस्टेंस थी? 0.34 नैनोमीटर। ये हमने कल पढ़ा था और यहीं से आज इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। अब एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया डीएनए को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि कितना डीएनए आखिरकार है। तो अगर हमको यह समझ में आ गया है कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर में 0.34 नैनोमीटर क्या होते हैं, डिस्टेंस होता है बेस पेयर में। और अगर हम एक मेमेलियन डीएनए की बात करें, मेमेलियन डीएनए की बात करें, ठीक है, तो लगभग जो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लगभग जो उसके उसके जो टोटल बेस पेयर्स हैं वो है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। मतलब कि मैमेलियन डीएनए में टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और हमको ये भी पता है कि एक दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। तो यहां से हम बताइए लेंथ निकाल सकते हैं डीएनए का, जो मैमल के डीएनए उसकी टोटल लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये ठीक वैसा ही सवाल है जैसे 1 रुपए की एक टॉफी 2 रुपए की है तो 5 टॉफी कितनी की होगी, 10 की। तो उसी तरह अगर एक बेस पेयर के बीच में, है ना, जो डिस्टेंस है वो है 0.34 और हमारे पास टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं। तो लगभग अगर आप इनका हिसाब किताब लगाने बैठोगे तो आपको ये लगभग कितना पड़ जाएगा, 2.2 मीटर, कितना, 2.2 मीटर। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे फाइनली तो आपको नैनोमीटर को मीटर में बदलने के बाद, तो लगभग ये पूरा डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना होगा, आपके पास लगभग हो जाएगा 2.2 मीटर का डीएनए, एंड विच इज वेरी लार्ज इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना। आप ये देखिए कि हम जो मैमल के पास जो डीएनए है उसकी लेंथ 2.2 मीटर लगभग आ रही है, और न्यूक्लियस का अगर आप साइज देखोगे विच इज ओनली 10⁻6 मीटर। तो सोचो कितना ज्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि उसी न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए फिट है, ठीक है। अब यही तो अमेज की चीज है, यही तो हमको जानना है कि कैसे ये पैकिंग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। द लेंथ ऑफ डीएनए इज फार ग्रेटर देन, ठीक है, देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इवन देन दैट 2.2 मीटर लेंथ डीएनए इज पैक्ड इनटू द 10⁻⁻6 मीटर न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी कि ये पैकिंग आखिरकार हो कैसी रही। ठीक है, बाद में आगे चल के एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है आप लोग के लिए, सेम वही छोटा सा आपको कैलकुलेशन करना है इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.6 नैनो मिलीमीटर, सॉरी कितना दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, ओके, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ ई कोलाई। अब हमको टोटल नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, बेस पेयर कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव बेस पेयर का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना होता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और टोटल हमको यहां पे लेंथ दे रखी है, हमको टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है 1.36 मिलीमीटर की दे रखी है, और हमको नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं। तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, जैसे सपोज मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूं, इसको बी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है। तो हम ए को मल्टीप्लाई जब करेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा बी। तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। ए कितना है, 0.34। अब क्योंकि ये किस में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, और ये है मिलीमीटर में। ठीक है, तो मिलीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करें किसमें, नैनोमीटर में, तो लगभग कितना आ जाएगा, 10 की पावर इसमें जुड़ जाएगा 6। ठीक है, 10 की पावर 6 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इंटू नंबर ऑफ, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। तो 0.34 इंटू नंबर ऑफ, अगर बेस पेयर की बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 1.36 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.36 इंटू 10 की पावर अपॉन 0.34। तो लगभग जाके आपका आएगा 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, ये। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसे आपसे नीट में भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको दे देंगे कि भाई इतनी लेंथ है डीएनए की, तो आप मुझे बताओ कि टोटल बेस पेयर कितने होंगे, या फिर आपको बोल देगा कि भैया बेस पेयर इतने हैं, अब मुझे बताओ लेंथ कितनी होगी। तो बस आपको एक डेटा पता होना चाहिए, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव,
है ना, 2 बेस पेयर, जो कि कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और हाँ, आपको थोड़ी मोड़ी मैथ्स तो आनी चाहिए ताकि आप नैनोमीटर को मिलीमीटर में इन सब में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अब किसकी, हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ी सी हम लोग की पैकिंग के बारे में। तो पहले समझते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल तो आपने सुना ही होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करोगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि जो डीएनए है वो नेकेड होता है ना, इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं उसमें। उसके बाद भी वो पूरे सेल में फैला हुआ नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो पूरे सेल में नहीं फैलता है, वो एक एक रीजन में कन्फाइंड रहता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये फैल क्यों नहीं रहा है? तो इसका मेन जो रीजन है बच्चों, वो ये है कि जो डीएनए होता है ना, इसके पास एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, और यही प्रोटीन इसको पकड़ के रखता है ताकि ये बहुत ज्यादा फैल ना सके। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है यहां पे, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और डीएनए हमारा कैसा है? डीएनए हमारा है नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए का कंटेंट है ये बहुत ज्यादा फैलता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब यही अगर हम लोग चले कहां पे, प्रोकैरियो सॉरी यूकैरियोटिक सेल में, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, किसकी? इसी चीज का अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें, तो यहां पे मामला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, किसकी बात करें? अगर यूकैरियोटिक की बात करें, तो यहां पे ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड है। वेट, एक बार फिर से लिख दूं जरा मैं। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो यहां पे जो मामला है ये थोड़ा सा अ, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है? यहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को पकड़ के रखने वाला क्या है? एक प्रोटीन होता है। यहां पे भी एक प्रोटीन होता है बच्चों। उस प्रोटीन की अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज ये हमारे पास इस तरह से एक प्रोटीन है, इस तरह से एक बॉल जैसा होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? बॉल होता है। इस बॉल की अगर हम बात करें, तो ये बॉल जो होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आप नेचर समझोगे, तो नेचर इसका ही भी कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये हिस्टोन प्रोटीन? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब बेसिक क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बेसिकली ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये एक्चुअली में 8 प्रोटीन के बॉल से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे? 8 प्रोटीन के बॉल से मिलकर बना होता है। इस तरह से देखिए। अब देखिए, दो जो होते हैं वो होते हैं H2A प्रोटीन, दो है यहां पे H2B प्रोटीन, दो है S3, और दो है आपके H4 प्रोटीन। इन 8 प्रोटीन से मिल करके यहां पे एक प्रोटीन का ये पूरा गोला बना हुआ है। इसीलिए इसको इसको हम एक और नाम देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या? हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और मैंने आपको उन 8 प्रोटीन के नाम भी बताए। ठीक है, अब बात आती है कि बेसिक नेचर कहां से आया, इस प्रोटीन का बेसिक नेचर कैसे आता है। तो यहां पे एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि ये जो प्रोटीन जिन प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के। प्रोटीन किसके बने होते हैं?
अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो इस प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है अर्जिनिन और लाइसिन। ये दो अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस प्रोटीन में। और ये दोनों जो अमाइनो एसिड है ये बेसिक अमाइनो एसिड है। क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड है। इसीलिए प्रोटीन को भी क्या कर देते हैं? बेसिक कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक नेचर का हो जाता है। तो ओवरऑल अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए को पकड़ के रखने वाला है यूकैरियोटिक सेल में, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन तो आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये किन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब एक चीज अब आप और समझिए कि ये जो प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूं। सपोज ये हमारे पास इस तरह से प्रोटीन है। राइट नाउ आई डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस पेन, सो आई हैव टू टेक दिस सम टाइम। ठीक है, तो मैंने चलो लगभग कलर कर दिया है इसको। तो हमारे पास सपोज ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर, जो कि 8 से मिलके बना हुआ है। क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, दिस इज व्हाट, ये जो प्रोटीन है बच्चों ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके पास, इसके ऊपर हमारा डीएनए जो है, ठीक है, हमारा जो डीएनए है, लेट मी टेक अनदर कलर ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, हमारे पास जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए वो इस तरह से इस पे रैप होता है, इस तरह से इस पे ऐसे ऐसे आप मान लो इस पे आकर के इस तरह से ऐसे रैप होता है, ये ऐसे। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि दिस हिस्टोन प्रोटीन इज नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज, और दिस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इज नेगेटिवली चार्ज। तो मतलब कि क्या है? द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। अब आप यहां पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, है ना? अब आप यहां पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम, ठीक है। अकेला जो प्रोटीन था, सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे यहां पे एक बॉल है, ये क्या है? ये बॉल है। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर है। तो ये अकेला हिस्टोन ऑक्टोमर है। लेकिन जब इसके ऊपर एक, लेट मी शो इट। तो जब इसके ऊपर इस तरह से, है ना, डीएनए लिपट जाता है, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। so now this whole structure is now called न्यूक्लियोसोम। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई सबको? तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इस, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस हिस्टोन के बारे में कि ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेजरली जो अमाइनो एसिड्स है वो कौन से? लाइजिन और लाइसिन और अर्जिनिन नाम के जो अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझो और, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि द डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर। और फाइनली अब ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एक चीज और समझिए, इस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर, इस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर ये जो डीएनए लिपटा है, तो ऑफ कोर्स इस डीएनए पे क्या होंगे? बेस पेयर्स होंगे। क्या होंगे? बेस पेयर्स होंगे। तो आपको अब ये भी याद रखना है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर लिपट जाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टोमर में कितने बेस पेयर रैप हो जाते हैं? तो लगभग 200 बेस पेयर। कितने? लगभग 200 बेस पेयर्स आर रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर।
ठीक है, ये डेटा भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब न्यूक्लियोसोम जो है इसको और अच्छे समझते हैं। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस। मतलब मैं आपको फिर से डायग्राम से समझाता हूं। लेट मी टेक द वाटर फर्स्ट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको ये दिखाया, ठीक है, मैंने अभी आपको, नहीं जरा हाँ लगा लो, मैंने आपको अभी ये स्ट्रक्चर दिखाया कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम इस तरह से है। अब सेम स्ट्रक्चर इसी तरह से ये थोड़ा सा यहां से निकलेगा इस तरह से, और उसके बाद थोड़ी दूर के बाद एक और प्रोटीन, एक और हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से रैप हो जाएगा, इस तरह से। तो ये भी एक न्यूक्लियोसोम है और ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से ये जो रिपीटिंग यूनिट होता है, तो न्यूक्लियोसोम इज अ व्हाट, न्यूक्लियोसोम इज व्हाट, इज अ कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में यही आपको रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलती है। और इसी स्ट्रक्चर को अब आप क्या होगा, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, इसके बाद एक और न्यूक्लियोसोम, इसके बाद एक और न्यूक्लियोसोम। तो इस स्ट्रक्चर को, इस रिपीटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। आप फिर से अब ध्यान दीजिए। सपोज मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास इस तरह से ये क्या है, ये हमारे पास हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये भी हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये भी हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये भी हिस्टोन ऑक्टोमर है। इस तरह से कई सारे हिस्टोन ऑक्टोमर आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के ऊपर क्या रैप होगा, इन सब के ऊपर इस तरह से डीएनए रैप होंगे, ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, डीएनए रैप होंगे। तो अब आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे से इस तरह से बीड्स नजर आएंगे, जैसे मोतियों की माला होती है ना, इस तरह से बीड्स नजर आएंगे, इस तरह से एक चेन बनता हुआ नजर आएगा, बीड्स मोतियों की माला जैसे होती है, ठीक है, इस तरह से एक मोतियों की माला नजर आएगी आपको, बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे आपको, ठीक है। और लगभग ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जब रिपीटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है तो उसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी पैकिंग आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए इज रैप्ड अराउंड द प्रोटीन, और यही न्यूक्लियोसोम बनता है। और न्यूक्लियोसोम 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 करके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन जो होता है बच्चों, अ, ये जो बिट्स ऑफ स्ट्रिंग है ना, मोतियों की माला जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। एक बड़ा सा एक फाइबर जैसा बन जाता है पूरा, एक धागे की तरह लंबा सा बन जाता है, ठीक है। दैट आर फर्दर कॉइल्ड, और वो और कॉइल्ड होता है, मतलब कि ये जैसे आप ये मान लीजिए कि ये जो एक न्यूक्लियोसोम था, ये एक और कॉइल्ड होता है, अपने आप में घुमा होता है, ठीक है, कॉइल्ड होता है। और ये आपको अच्छे से कब दिखेगा, जब सेल डिवीजन में जब मेटाफेज स्टेज आती है। क्या आती है? मेटाफेज स्टेज जब आएगी, मेटाफेज स्टेज जब आती है, तो वहां पे ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, कंडेंस होकर के आपको ये दिखने लगते हैं, अच्छे से क्रोमोजोम दिखने लगते हैं। क्या? क्रोमोजोम दिखने लगते हैं वहां पे। तो यही क्रोमेटिन बाद में अच्छे से हमको क्रोमोजोम के फॉर्म में दिखते हैं, एकदम एनलार्ज व्यू में, ठीक है, जब मेटाफेज स्टेज आता है। क्लियर है? द पैकिंग ऑफ दिस क्रोमेटिन एट हायर लेवल। अब क्या है कि हमने न्यू क्रोमेटिन तो बना लिया। अब इस क्रोमेटिन है ना, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन भी कहीं जाकर के किसी पे रैप होता है, किसी पे क्या होता है, रैप होता है हायर लेवल पे, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे हाँ, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हिस्टोन, दिस इज हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। और उसके ऊपर ये क्या है, ये डीएनए रैप हो रखा है विथ 200 बेस पेयर्स। एक चीज और है, एक चीज और समझते हैं। देखिए, यहां पे आप जो देख रहे होंगे, ये जो बीच में जो डीएनए है, जो किसी न्यूक्लियोसोम पे नहीं है, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं?
लिंकर डीएनए बोलते हैं इसको। क्लियर है ये? तो बीच में ये जो प्रोटीन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? लिंकर डीएनए बोलते हैं। ठीक है। और बीच बीच में इसी लिंकर डीएनए पे, बीच बीच में इसी लिंकर डीएनए पे आपको एक और प्रोटीन इस तरह से मिल जाएगा, जिसको हम H1 प्रोटीन कहते हैं। H1 प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए पे आपको ये H1 हिस्टोन भी दिख रहा होगा। H1 प्रोटीन मतलब H1 हिस्टोन भी आपको वहां पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने समझा कि इस तरह से जो हमारा डीएनए है वो अभी पैक हो रहा है। अब एक और लेवल बचा है इस पे पैकिंग का। होता ये है कि अब ये जो पूरा ये जो क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर जो आपने समझा अभी, है ना, न्यूक्लियोसोम 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 बन के क्या बना? क्रोमेटिन बना। वो अलग बात है कि मेटाफेज स्टेज में और अच्छे से उनको क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगता है। तो अब इसको और अच्छे से समझे बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं यहां पे। देखिए, अब मान लेते हैं कि यहां पे एक और इस तरह से कलर चेंज कर दूं मैं, इस तरह से यहां पे एक और प्रोटीन मान लेते हैं। ठीक है। यहां पे ये इस तरह से एक और प्रोटीन है। ठीक है। चलो बहुत ज्यादा कलर नहीं करेंगे। ये होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? एनएचसी। एनएचसी होता है। क्या काम होता है इसका? अभी जो आपने क्रोमेटिन समझा बच्चों, तो वो जो क्रोमेटिन है ना, वो जो क्रोमेटिन है, जो वो क्रोमेटिन इसके ऊपर आके ऐसे लिपटा होता है। अब आप देखिए, पहले तो डीएनए पैक हुआ किस पे? हिस्टोन प्रोटीन पे। अब वो पूरा जो क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन है, वो पूरा अब इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे आके लिपटा हुआ है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से लिपटा हुआ है। ये मैंने डीएनए भी बनाने की कोशिश की। तो इस तरह से देखिए लिपटा हुआ है। ठीक है। तो ये एक और पैकिंग हो गई, एक लेवल की और पैकिंग हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप समझिए, डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। तो इसी तरह क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर करते करते क्रोमेटिन बना। और जो क्रोमेटिन है वो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फोल्डेड है। ठीक है। और वो फोल्ड होने के बाद इस तरह से एक और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पर जाके लिपटा हुआ है इस तरह से। ठीक है। अब यहां पे बच्चों जब ये रैप होगा आकर के, ये जो क्रोमेटिन रैप होगा, तो ये दो तरीके से रैप होता है। कई बार क्या होता है कि ये यहां पे एक और बार बना के देखता हूं मैं। जैसे यहां पे ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। कई बार क्या होता है कि इस पर ये जो क्रोमेटिन है, ये बहुत ही क्या हो जाते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। कभी कभी आके बहुत लूजली, ऐसे ऐसे बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो जब जो क्रोमेटिन है, अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे, है ना, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसी हिस्टोन प्रोटीन पे, इस तरह से इसी हिस्टोन प्रोटीन पे ये जो डीएनए, ये जो क्रोमेटिन है ना, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है ऐसे। ठीक है। तो ऐसे क्रोमेटिन को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। उधर लिख दे रहा हूं मैं, स्पेस कम है। ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो आपने ये समझा कि जो क्रोमेटिन था वो दो तरीके से पैक्ड हो रहा है। एक हो रहा है हमारा बहुत ही लूजली पैक्ड, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? यूक्रोमेटिन। और एक बहुत टाइटली पैक्ड हो रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन नाम दे रहे हैं। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जो यूक्रोमेटिन होता है, ठीक है, वो
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साथ में, ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। अब इसका क्या मतलब ये भी मैं आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिए फ्री स्पेस ले लूं जरा मैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये पहले जानते हैं। देखिए हमारे पास जो डीएनए होता है बच्चों, है ना, डीएनए से आरएनए बनता है। अभी इस प्रोसेस को हम पूरा समझेंगे। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जो यूक्रोमेटिन है ना, जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और दे अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दे अलाउ, ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करते हैं, इसलिए दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। मतलब कि अगर किसी डीएनए से आरएनए बनने वाला है तो वो कैसे क्रोमेटिन होंगे, वो यू क्रोमेटिन होंगे। लेकिन अगर हेट्रोक्रोमेटिन है, अगर हेट्रोक्रोमेटिन है तो वो टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक, कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे पैकिंग होता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल करके भी दिखा देता हूं कि जैसे हमारे पास ये क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था, और ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम हो गया, ये हमारे पास एक और न्यूक्लियोसोम हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं क्या हूं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हूं, तो ये जो है ये ऐसे मेरे ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है आके। ठीक है, ये क्या है, मेरे ऊपर लिपटा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैकिंग वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अ, यहाँ आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वो कैसे पता चला कि जेनेटिक मटेरियल कैसे है, विच इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।